दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का विषय है कि एल नीनो की परिस्थिति में धान की फसल में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से कीड़े लगते हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो और आपकी इस विषय पे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हमने व्यवस्था की है। हम IVRI बरेली से हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर RL सागर साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो आप वैज्ञानिक हैं और आप सबकी समस्याओं का वो समाधान करेंगे डॉक्टर साहब। तो सबकी समस्याओं का समाधान करें उससे पहले सर एक बार एक इंट्रोडक्टरी कुछ बताइए कि पहले तो बहुत सारे हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे कि एल नीनो है क्या है। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर RL सागर कृषि विज्ञान केंद्र बरेली से आपके बीच में आया हूँ। और जो बात चल रही है एल नीनो का जो हमारा समुद्री तापमान है वो तापमान में एकदम बढ़ोतरी हुई है। और तापमान में बढ़ोतरी के कारण जो हमारा दक्षिण से पश्चिम की ओर मानसून आ रहा था ना, वो जो है काफ़ी थोड़ा लेट आया। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें या तो अधिक बारिश होगी या कम बारिश होगी। तो कहीं पर सूखे की स्थिति होगी और कहीं बाढ़ की स्थिति होगी। तो जिन एरियाओं में कम बारिश हुई है तो ऐसी एरिया में आपको कुछ ऐसी फसलों का सिलेक्शन करना है जिसमें कम पानी की आवश्यकता आपको पड़े। जैसे ज्वार है, बाजरा है, या दाल वाली फसलें हैं, तिल वाली फसलें हैं, अरहर वाली फसलें हैं, जिनको कि कम पानी की आवश्यकता में भी अच्छा उत्पादन आपको दे सकते हैं। क्योंकि धान ऐसे एरिया में जब कम वर्षा होती है तो धान में एक्चुअली पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। तो जब धान में पानी की इतनी आवश्यकता होगी और आपका जो है प्रॉफिट भी आपका कम है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा धान में पानी देना पड़े उतना आपका प्रॉफिट लाभ जो है कम होता जाएगा। बिल्कुल। तो फिर इसी परिस्थितियों में धान की फसल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और कई सारे श्रोता भी हमारे जुड़ चुके हैं। तो फोन लाइन पे कौन श्रोता हैं हमारे साथ इस समय, बताइए अपना नाम बताइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, MP से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा था सर। जी विनोद नारायण कुशवाहा जी, बहुत दूर से आपने कॉल किया है, अपना सवाल पूछिए। सर जी हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे कि धान में पानी तो भरा रहता है पर सर जो उसके वो पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं और पत्ते सूखने लगते हैं, सर उसका मुख्य कारण क्या रहता है? जी हाँ, तो मैं आपको एक तो आपके धान में लगातार पानी नहीं बना है। पानी भरने से क्या हुआ है कि आपके जो शीत ब्लाइट होती है ना, जी बीमारी, जो आपका धान का पौधा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर आपने देखा होगा जड़ के आसपास काले रंग के धब्बे ब्राउन कलर के आ जाते हैं ना। जी। तो ये जिन खेतों में ज़्यादा पानी भरा रहता है तो ये वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको यदि बीज उपचार शुरू में किया होता ना आपने, तो तब ये बीमारी कम आने की संभावना है। और बीज उपचार के लिए इसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, ठीक है ना, वो जो प्रति kg बीज के हिसाब से यदि आपने उपचार कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। और जहाँ तक पत्तियाँ पीली पड़ने का सवाल है, तो ये पत्तियाँ 2 तरीके से पीली पड़ती हैं। एक तो आपके खेत में यदि जिंक की डिफिशियंसी है तो ऊपर वाली पत्तियाँ आपकी पीली पड़ती हैं, ठीक है। और यदि नाइट्रोजन की कमी है तो जो पौधे के नीचे जो कि सबसे पहले वाली पत्ती होती है ना, वो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। तो आपको ये डिफरेंस करना है कि ये जिंक की कमी है या ये नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी में पौधे की नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं और जो जिंक की कमी से पौधे के ऊपर की पत्तियां पीली पड़ती हैं। सर एक बात और कहना चाहेंगे, आकाशवाणी बरेली हमको घर बैठे इतनी ढेर सारी अच्छी जानकारियां प्रदान करती है, उसके लिए पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। जी आप सबका भी धन्यवाद। आपका जो रेडियो लिसनर क्लब है उसको धन्यवाद। और तमाम श्रोताओं से ही हम हैं, आप सब सुनते हैं और लगातार संपर्क में भी रहते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो कई सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम बता दें तमाम श्रोताओं को कि इस समय जो है किसानवाणी कार्यक्रम में हेलो किसान का सेगमेंट चल रहा है, जिसमें हम एक विषय पे आप सभी श्रोताओं से समस्याओं का, जो आपकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर RL सागर साहब हैं जो वैज्ञानिक हैं IVRI बरेली में। और हम बात करें धान की फसलों में जो रोग लगते हैं,
तो इस समय सर जो कौन कौन से रोग इस समय लग सकते हैं उसके प्रति जागरूक करें। हाँ, धान की फसल में प्रमुख रोग जो है जिसमें कि सबसे पहला रोग है ब्लास्ट। ये ब्लास्ट एक्चुअली में 4 प्रकार की होती है। अच्छा। एक तो लीफ ब्लास्ट होती है, एक नोड ब्लास्ट होती है, जहाँ से जैसे लीफ ब्लास्ट है तो लीफ के ऊपर आपके नाव के आकार के उस पर डब्बे बन जाते हैं। अच्छा। तो इसमें ब्राउन कलर के नाव के शेप के आधार के इसमें डब्बे बने हैं, तो इसका मतलब ये लीफ ब्लास्ट है। फिर एक आती है इसके ऊपर नोड ब्लास्ट, जहाँ से पौधे में गांठ बनना चालू होती है ना, तो गांठों के आसपास का एरिया ब्लैक होता है, काला होने लगता है। अच्छा। तो उसको हम नोड ब्लास्ट कहते हैं। फिर एक आती है नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट मतलब जहाँ से बाल निकलना चालू होती है, वो उस एरिया में बाल के नीचे का जस्ट हिस्सा वो काला पड़ता है, और काला पड़ने से आपके पौधे की बाल जो है नीचे गिर जाएगी, झुक जाएगी। ये और एक होता है काला ब्लास्ट। तो काला ब्लास्ट क्या होता है, जहाँ जैसे स्टेम है, स्टेम के साथ में जो पत्ती आपकी निकलती है, तो वही काला बोलते हैं। वहां पर वो यही काले रंग का वो काले रंग में आ जाता है। जी जी जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से बोल रहे हैं। जी मुन्ना सिंह जी, अपना सवाल पूछें। आज विषय है धान की फसल पे है, उसमें कोई समस्या हो तो पूछें। हमारे साथ डॉक्टर आरएल सागर साहब हैं, वैज्ञानिक हैं IVRI बरेली में। हाँ, धान की फसल में कहीं कहीं दीमक का प्रकोप दिखाई देता है। दीमक का प्रकोप, तो आपका दीमक का प्रकोप के लिए ना शुरू में ही आपको उपचार करना चाहिए था ना, क्लोरीपाइरीफास वाली दवा से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये चुनाव जितने भी कीड़े मकोड़े जो आते हैं ना, जब भी आप बीज लो कोई भी, तो उसमें FIR होता है। FIR, F मीन्स फंजीसाइड, I मीन्स इंसेक्टिसाइड, और R मीन्स राइजोबियम। यदि आपने अपने बीज को शुरू में ही फफूंदनाशक से और कीटनाशक से और राइजोबियम के जो बैक्टीरिया उनसे यदि ट्रीट कर लिया होता, तो ये प्रॉब्लम आगे चल के आपको नहीं आती। जी, तो आपने किया है ये ट्रीटमेंट मुन्ना सिंह जी? उसमें मक्का के अवशेष उसी में मिट्टी मिला दिए थे। अच्छा अच्छा। तो जब आपने मक्का के अवशेष आपने खेतों में डाल दिए ना, तो मक्का के अवशेष जब डालेंगे उसमें दीमक का प्रकोप होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको ये ग्रेनुल्स फार्म में जो ना फिप्रोनिल वगैरह दवाई आती है ना। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो आपको जो फिप्रोनिल दवाई आती है वो 0.3% और 0.6%, ये जो 0.3% है उसकी आपको 10 किलो मात्रा प्रति एकड़ यूज करनी है, और ये जो 0.6 है तो उसकी आपको 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ शुरू में बुआई के इससे पहले यदि आप कर लिए होते तो ये समस्या का समाधान आपका हो जाता है। जी हाँ, तुम जी मुन्ना सिंह जी, आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खेती के बारे में मुझे जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी शुक्रिया। एक देसी उपाय भी किसानों में प्रचलित है सर, कि कंडे को खेतों में कई जगह गाड़ दिया जाए और वहाँ सब दीमक लग जाएंगे, फिर उसको उठा के नष्ट कर दिया जाए। हाँ, ये इंडिजीनियस टेक्निक है एक्चुअली में, जो जिसको देहाती नुस्खा बोलते हैं ना। हाँ, तो ये भी कारगर है। कारगर फार्मर्स बोलते हैं। हाँ, ऐसा है। कंडे में बहुत ज्यादा दीमक पकड़ती जाए, क्योंकि उनका भोजन वहां से मिला ना उनको। हाँ, तो इसलिए तो खेत के जितने दीमक होंगे वहीं जाके लग जाएंगे और फिर उनको नष्ट कर दिया तो काफी मात्रा में। और दीमक जब भी लगता है जब खेतों में पानी यदि कम होगा, पानी नहीं होगा, खाली नमी होगी, दीमक तो कभी भी भरे खेत में दीमक का प्रकोप नहीं होगा। यदि खेत में पानी आपने 2-3 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबे समय तक रखा तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा। तो मतलब खेतों में पानी लबालब भर के रखें इस समय? नहीं, हाँ इस समय, लेकिन इतना नहीं, बीच बीच में खाली भी होना चाहिए। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए ना सॉइल में ऑक्सीजन का भी आना जाना होना चाहिए ना। तो बीच बीच में पानी में थोड़ा ड्राई होना चाहिए, फिर भरना चाहिए, फिर ड्राई होना चाहिए, इस तरीके से तो दीमक कंट्रोल हो सकता है। दीमक कंट्रोल होता है। और कौन कौन से रोग, जैसे आप पहले बता भी रहे थे, हाँ, तमाम रोग हैं। तो मैं अभी दीमक की बात कर रहा तो दीमक का एक जैविक नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बैसियाना, अच्छा, आप उसको 2 से 2.5 किलो
प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करने का तरीका ये है कि जब भी आप खेत में अंतिम बार जुताई करते हैं ना, तो उस समय पूरे खेत में बिवेरिया बेसियाना का छिड़काव, ये जैविक है। यदि आप कीटनाशक नहीं करना चाहते हैं तो जैविक की तरफ जा सकते हैं। जी जी। और जैसे एक दीमक तो हो गया, और भी कुछ तरह के कीड़े हैं जिनका? नहीं, कीड़े तो अब जैसे आपका दीमक हो गया, इसके बाद स्टेम बोरर आता है जिसे कि हम धान का तना छेदक रोग बोलते हैं। तो ये रोग एक्चुअली में जब किसी खेत में आ जाता है तो ये बहुत नुकसान करता है, कम से कम 40 से 50% तक इससे नुकसान हो जाता है। जी जी। तो ये 2 स्टेज पर आता है। ये धान का तना छेदक 2 स्टेज पर, जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की होती है, जब कल्ले बनना चालू होते हैं ना, उस समय आपका ये जो है तना छेदक का प्रकोप होता है। इसमें क्या होता है, जो मेन तना होता है धान का, वो उसके अंदर रूट के थ्रू इंसेक्ट उसके अंदर घुसता है और वो उसका मेन स्टेम को काट देता है और वो ऊपर जाके सूख जाता है। जैसे ही आप उसको निकालेंगे वो हाथ में निकल के आ जाता है। ठीक है। एक आता है जब आपकी धान में बाल की अवस्था आने वाली होती है। जैसे ही वो बाल की अवस्था पर आती है, फिर स्टेम बोरर आपका अटैक करता है। बाल की अवस्था मतलब 60 से 65 दिन के आसपास। तो उसको डेड हार्ट बोलते हैं। तो जो मेन पोर्शन जो बाल वाला है ना, वो उसके मेन स्टेम को अंदर से काट देता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम होती है, जैसे भोजन का आदान प्रदान होता है ना, जी जी। उसको कट कर देता है और आपका बाल बिल्कुल सफ़ेद कलर का आएगा, जिसमें कोई भी दाना वगैरह नहीं भरेगा। इसका मतलब आपका वहाँ पर हानि होगी पूरी। तो इसके उपचार के लिए आपको दवाई, आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाई हैं। यदि दानेदार के रूप में, जैसे आपको हमने बताया था कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, ये इसको जब हम यूज करते हैं 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि शुरू में जैसे हमने पौध लगाई, पौध लगाने से पहले भी हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपको दिखा कि आपके खेत में प्रकोप होने वाला है, लेकिन जो भी दवाई डालेंगे उसमें आपके खेत में प्रॉपर नमी होना चाहिए, तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आपका क्लोरेंटाइन प्रोल 18.5% में आता है, तो उसकी 60 ml मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप में 60 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। उसका आप स्प्रे करेंगे तो उससे आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं फोन लाइन पे। जी, अपना नाम बताएं। जी, जमुना प्रसाद बोल रहे हैं साहब। जी, जमुना प्रसाद जी, कौन से गांव से बोल रहे हैं? जी, भोजीपुरा से सर। हाँ, अच्छा, भोजीपुरा। तो अपना बताइए, क्या सवाल है आपका धान की फसल के बारे में? धान की फसल के ये है कि साहब अभी बारिश जैसे अभी तो हो रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा हमें लगा कि खराब हो रही है। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है, तो पानी हम वैसे लगा दें या फिर अभी बारिश का और इंतजार कर लें? क्योंकि बारिश बहुत अच्छी तो नहीं हुई है अभी। हाँ, बारिश तो अच्छी नहीं हुई। यदि आपको ऐसा मालूम पड़ा है कि आपके खेत में पत्तियां मुरझा रही हैं, तो आप पानी दे सकते हैं। ठीक है। यदि पत्तियां हरी भरी हैं तो और जो थोड़ा भी मॉइस्चर है तो पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, एक्चुअली जब मानसून साफ रहता है तो उसमें घासें वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना। तो आप उस समय यदि पानी यदि मुरझा के पौधा मुड़ने लगे, देखने दोपहर के टाइम में जाइए तो उसमें पत्तियां यदि मुड़ के नीचे आ रही तो पानी देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तब तक बारिश हो सकती है। जी, जमुना प्रसाद जी, और कोई सवाल आपका? नहीं सर, बस नहीं। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता जो सर ने उपाय बताए हैं उससे लाभान्वित होंगे। और जो एल नीनो की परिस्थितियां हैं, जी, धान में एक बीमारी आती है स्मट। अच्छा, जो कि पिछले साल जिसको कि हम हल्दी रोग बोलते हैं। तो जब आपके धान में बाल आती है ना, तो उसमें ब्राउन कलर के ना बूंद टाइप के दाना के ऊपर वो बूंद टाइप का हो जाता है और वो धीमे धीमे बिल्कुल एकदम हल्दी के कलर का हो जाता है। जी। ये बीमारी लास्ट ईयर काफी हद तक आई, काफी खेतों में देखी, और स्पेशली जो पूसा बासमती प्रजातियां हैं ये उसमें ज्यादा है। एक बीमारी पिछले साल और आई थी धान में, डबल जड़। अच्छा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, डबल जड़ का मतलब ये होता है कि या तो आपके खेत में लगातार पानी भरा रहता है और जो मेन रूट होती है वो नीचे से गल जाती है, और उसके बाद जो पानी में पोषण रहता है वहाँ से वो
जो है ऑक्सीजन मिलना चालू होती तो वो डबल रूट का ये समस्या आती है। यदि आपका पौधा हरा भरा तो इससे डरने की जरूरत नहीं, इसके लिए जो ही बीज उपचार ही एक तरीका था, उसी से ये सॉल्व होता है। जी, बीज उपचार की जो बात है तो एक बार फिर से, हालांकि हम लोग कार्यक्रम में बताते ही रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में भी आप बता दें कि किस तरह से बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीज उपचार दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जैविक है, ठीक है। जैविक में आप ट्राइकोडर्मा के माध्यम से बीज उपचार, 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का जो है आप यूज बीज बोने से पहले जैसे ही आप पॉट डालते हैं ना, तो पॉट डालने के बाद इसका 10 ग्राम के हिसाब से, जैसे 8 kg आपका बीज आए तो 80 ग्राम आप एक उसमें जिसमें पानी रखा है उसमें घोल लें और उसके अंदर बीज को डाल दें। जी। इसके साथ साथ आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोप्रिड है तो उसको 1 ml के हिसाब से 10 लीटर है तो 10 ml डाल दीजिए, तो वहां पर आपका ट्रीटमेंट इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का दोनों का हो जाएगा। जी जी। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं तो हमको इंसेक्टिसाइड फिर यूज नहीं करना, नहीं करना, दोनों में से एक ही यूज करना चाहिए। जी, तो इस तरह से बीज उपचार अगर आपने कर लिया तो जो भी रोग पनप रहे हैं वो रोग ही नहीं पनपेंगे। और जी, और धान में इस समय एक बीमारी आती है पत्ती लपेटक कीट। अच्छा। जो पत्ती को फोल्ड करके और उसका जो भी ग्रीन पार्ट होता है उस पार्ट को धीमे धीमे चाट करके पत्ती को सुखा देता है, पीला कर देता है। तो इसका भी उपचार करना बहुत जरूरत है। तो इसके लिए क्लोरेंटानिल प्रोल को भी जो हम 60 ml मात्रा यूज कर सकते हैं। या जो है ये दवा का नाम फिर से बता दिएगा हमारे श्रोताओं को। ये क्लोरेंटानिल प्रोल। जी, ये नोट कर लीजिए आप सब। हाँ, और ये दवाई आजकल काफी प्रचलन में, स्टेम बोरर के लिए, टॉप बोरर या शूट बोरर के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है और इसको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। ये दानेदार और लिक्विड में दोनों में आती है। दानेदार कब अप्लाई की जाती है? जब आप खेत में पौधरोपण करते हैं और उसके बाद यदि ये कीड़े की संभावना है तो ये लिक्विड वाली जो दवाई हमने क्लोरेंटानिल प्रोल बताई, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए और इसमें 150-200 लीटर पानी में मिला करके आपको प्रयोग कर देनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। और कोई अगर सावधानी अगर आप बताना चाहें, ख़ास तौर पे इस समय मानसून चल रहा है और धान की फसल में और एल नीनो की जो बात उठ रही है, एल नीनो के समय में कैसे करना है? एल नीनो का प्रभाव एक्चुअली में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है वातावरण में, यदि बारिश नहीं हो रही तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जी जी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से की बीमारी और कीड़े मकोड़ों का अटैक ज़्यादा होता है। जी। तो किसान भाइयों को एक तो यह है कि जो भी उनका धान का खेत है उस खेत में जो जंगली ग्रासें वगैरह यदि हैं उनको हटा दें, क्योंकि जंगली ग्रास यदि बाउंड्री पर भी है, मेड़ों पर भी है या आपके खेत के अंदर है, वो कीड़े मकोड़े का होस्ट होता है। जी जी। तो उससे कीड़े आपके खेत में ज़्यादा है। तो आप अपने खेत को हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें। उनमें जो भी जंगली ग्रास हैं उनको खरपतवार नाशक दवाइयों से या हाथ के द्वारा यदि संभव हो सके तो हाथ के द्वारा निकाल करके, तो उसमें उस ऐसी स्थिति में आपके खेत में आपकी फसल में कीड़े मकोड़ों का थोड़ा प्रकोप कम होगा। जी हाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता और जिन्होंने कॉल भी किया है और जिन्होंने कॉल नहीं कर पाए हैं वो भी जो आपने तमाम बातें बताई उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रह गई हो, आपके मन में हो कि ये समस्या हम पूछ सकते थे, तो आप हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आईवीआई बरेली है तो आसपास के जितने किसान हैं वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। हाँ, एक मैं इस संबंध में जो हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि सारथी पोर्टल है, किसानों की जो भी समस्या है वो कृषि सारथी पोर्टल पर एक्सपर्ट हर विषय के उपलब्ध रहते हैं। आप अपनी समस्या वहाँ पर, टेलीफोन नंबर भी है, उनके पर्सनल नंबर भी दिए गए, आप कभी भी 24 आवर्स जो में कभी भी पहुंच सकते हैं, तो आपका समाधान वहां से कृषि सारथी के पोर्टल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जी, तो कृषि सारथी वेबसाइट भी है, उस पर जाके तमाम आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरे हमारा किसान वाणी में जो हेलो किसान है उस पर भी आप हर मंगलवार को कॉल करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो डॉक्टर आर एल सागर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे तमाम श्रोताओं को, किसान बहनों भाइयों की समस्याओं का आपने समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।